हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की क्लास में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड अमंग HCl, HBr, HI इज। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। एज वी ऑल नो, जो HCl है, HBr है और HI HI जो है वो क्या है, ये सब क्या है, ये सब हेलाइड्स है। ये सब क्या है, ये सब हेलाइड्स है। और एज वी ऑल नो कि जो हाइड्रोजन हेलाइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन, की जो हाइड्रोजन हेलाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोनियम आयन। इज दैट क्लियर? कि जो हाइड्रोजन हेलाइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोनियम आयन। इज दैट क्लियर? क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है। और गेट आयनाइज्ड इनटू हैलाइड आयन, गेट आयनाइज्ड इनटू हैलाइड आयंस। फॉर एग्जांपल HCl प्लस H2O, ये की क्या है, दैट इज अ हाइड्रोजन हैलाइड। ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। जब ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो ये फॉर्म करेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकल जाएगा बाहर। इज दैट क्लियर? अब इसमें हमें बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो आपको ये पता होगा कि जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है HF, जो HF है दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। और जो रेस्ट ऑफ द है, जैसे HCl है, HBr है या फिर HI है, ये सब कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दैट इज HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड की, ठीक है, HBr और HI, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट जो HF है वो कैसा है, दैट इज वीक एसिड। अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए, भाई हमें बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो जो स्ट्रेंथ होती है दीज एसिड्स फ्रॉम, स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड फ्रॉम, तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है वो होता है HI। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है वो कौन सा होता है, दैट इज HI। तो आप इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, राइट डाउन स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड फ्रॉम, strength of these acid from, strength of these acid from HF to HI, HF to HI। तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो कौन है, दैट इज HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl एंड आफ्टर दैट HF। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो है HI और वीकेस्ट एसिड जो है वो है HF। जो वीकेस्ट एसिड है वो है HF। इन डिटेल भी हम डिस्कशन करेंगे इसको एक बार। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? लेट्स सी। बात कर लेते हैं किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एसिड, जिसके अंदर एबिलिटी होती है प्रोटोन को क्या करने की, डिसोशिएट करने की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, एज वी ऑल नो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। जो वीक एसिड्स होते हैं वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। ये हमने एसिड बेस में भी पढ़ा था, कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। और जो वीक एसिड होते हैं
जो वीक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली नहीं होते, वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। एज वी ऑल नो कि जो पोलैरिटी होती है हाइड्रोजन एटम बॉन्ड की, वो डिटरमाइन करती है, डिटरमाइन द एसिड स्ट्रेंथ। इज दैट क्लियर? कि जो पोलैरिटी होती है ऑफ द हाइड्रोजन एटम बॉन्ड वो भी किसे डिटरमाइन करती है? एसिड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। और ये आप सबको पता होगा, हमने एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ा था, स्ट्रॉन्गर द एसिड, की एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, एसिड जो है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड, एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम होगी, लोअर द पीएच वैल्यू। एज वी ऑल नो कि जो पीएच वैल्यू लाई करती है वो 0 to 14 लाई करती है। ठीक है, 7 पे क्या होता है, जो पीएच वैल्यू जिसकी 7 होती है वो न्यूट्रल, ठीक है, जिसकी 7 से कम होती है दैट इज एसिडिक, ठीक है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है वो बेसिक। बार बार कॉन्सेप्ट इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। और पीएच वैल्यू जितनी कम, ठीक है, पीएच वैल्यू जितनी कम तो जो सब्सटेंस होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। इज दैट क्लियर? तो यही था, स्ट्रॉन्गर एन एसिड लोअर द पीएच इट वुड प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो यूजुअली डिपेंड करती है एटम के साइज पे भी, ठीक है, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो किस पर डिपेंड करती है? एटम के साइज पे। अगर एटम जो है स्मॉलर है तो जो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड होगा वो भी कैसा होगा? वो स्ट्रॉन्गर होगा। जो एटम है वो स्मॉलर है, ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी? एटम जो है वो स्मॉलर है, एटम जो है स्मॉलर है, तो जो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन एटम बॉन्ड होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसमें उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इज दैट क्लियर? कि एटम इज स्मॉलर तो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड वुड बी स्ट्रॉन्गर। तो एटम टेंड टू गेट लार्जर गोइंग डाउन अ ग्रुप, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइज होता है एनायन का वो बढ़ता है, साइज जो है एनायन का वो इंक्रीज होता है, साथ ही साथ सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होती है? एज वेल एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम decrease down the group। इज दैट क्लियर? कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो तो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे साइज जो है एनायन का बढ़ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो सबसे ज्यादा है वो है HI, और जो सबसे कम है दैट इज HF। तो HF के अंदर बॉन्ड तो होगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, बट वीकेस्ट एसिड है। जो HF है वो एसिड तो वीकेस्ट है, एसिड तो वो वीकेस्ट है, बस जो बॉन्ड है इसके अंदर वो कैसा होगा? वो स्ट्रॉन्गर होगा। और इसके अंदर जो बॉन्ड है वो कैसा होगा? वो वीकर होगा। और ये एसिड कैसा है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इज दैट क्लियर? ये कैसा है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड? इनमें से कौन सा फूड ऐसा है जो बॉडी बिल्डिंग फूड है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है? प्रोटीन। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं दैट इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। लेट्स सी, पहला है फैट। फैट और कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? ये है एनर्जी गिविंग फूड। ये हमें क्या देते हैं? ये हमें एनर्जी देते हैं, तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कि इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? लेट्स सी, ऑप्शन देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है अर्हीनियस, तो अर्हीनियस ने कौन सी थ्योरी दी थी? अर्हीनियस ने दी थी इलेक्ट्रोलिटिक थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन, तो ये ऑप्शन तो सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है? ओसवाल्ड ने डाइल्यूशन लॉ दिया था, ये भी सही है। ऑनसेगर ने थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी सही है। बात करें हेंडरसन ने, तो हेंडरसन ने हाइड्रेशन एनर्जी की थ्योरी नहीं दी थी। जो हेंडरसन थे डिड नॉट गिव द थ्योरी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, डिड नॉट गिव द theory of
हाइड्रेशन एनर्जी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, इन्होंने हाइड्रेशन एनर्जी की थ्योरी नहीं दी तो फिर इन्होंने क्या दिया था? तो जो हेंडरसन थे उन्होंने बफर सॉल्यूशन को सबसे पहले, बफर सॉल्यूशन, इज दैट क्लियर? कि जो बफर सॉल्यूशन वाज फर्स्ट डेराइव बाय, वो किसने किया था? वो किया था हेंडरसन ने। तो बफर सॉल्यूशन वाज फर्स्ट derived by हेंडरसन। तो जो लास्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। यही ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लाइसोसोम जो इनएक्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। उन्हें हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। लेट्स सी, पहला है ऑटोफेगोसोम्स। ऑटोफेगोसोम्स इनकरेक्ट, रेजिडुअल बॉडी इनकरेक्ट, सेकेंडरी लाइसोसोम इनकरेक्ट, प्राइमरी लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, मेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थोरियम इज, कि थोरियम की मेन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो बात करें किसकी पूछी है? थोरियम। तो इसकी जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2। +2 जो होती है इसकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इज दैट क्लियर? कि जो थोरियम है उसकी जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही क्या होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनमें से कौन सा मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जिसने एक्सप्लेन किया था, इज एक्सप्लेन बाय द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 9:3:3:1 इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिनोटिपिक रेशियो भी याद रखना, डायरेक्ट वो भी पूछ लिया जाता है। फिनोटिपिक रेशियो किसमें क्या है? दैट इज फिनोटिपिक रेशियो, दैट इज 9:3:3:1। किसमें बात की है? इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ने किसकी बात की? डाइहाइब्रिड क्रॉस। और ये क्या है? दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ये आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लेट्स सी, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज इनकरेक्ट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस, कि इनमें से कौन सा टेस्ट क्रॉस है? अब टेस्ट क्रॉस की क्या है? कुछ कंडीशन है, तो वो कंडीशन देख लेते हैं, आंसर आप इजीली बता पाओगे। लेट्स सी, तो इसका कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है? क्राइटेरिया क्या है टेस्ट क्रॉस के लिए? कि पहला तो ये है, जो वन ऑफ द पेरेंट है शुड बी होमोजाइगस रेसेसिव, कि जो एक पेरेंट है, वन ऑफ द पेरेंट वो क्या होना चाहिए? होमोजाइगस रेसेसिव, दैट इज स्मॉल t, ठीक है? होमोजाइगस रेसेसिव, एज वी ऑल नो होमो का मतलब क्या होता है? सेम। जो अदर पेरेंट है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दैट इज कैपिटल T, ठीक है? या तो कैपिटल T या फिर कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है? दैट इज कैपिटल T या फिर कैपिटल T और स्मॉल t। लेट्स सी ऑप्शन। तो ये क्या है? कैपिटल T स्मॉल t, बट ये कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका होमोजाइगस रेसेसिव। ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है? कैसा होना चाहिए? होमोजाइगस रेसेसिव। और ये सिर्फ किसमें है? होमोजाइगस रेसेसिव इसमें है। और बाकी दूसरा होना चाहिए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। दूसरा क्या होना चाहिए? होमोजाइगस, ये क्राइटेरिया ध्यान रखना, आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने इसका क्राइटेरिया देख लिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस टेक द ट्रेट ऑफ स्टेम हाइट विद द फिनोटाइप ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन अ गार्डन पी प्लांट। तो जो टॉल प्लांट है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी, और जो ड्वार्फ प्लांट है वो हमेशा कैसा होता है? वो होता है होमोजाइगस रेसेसिव। जो टॉल प्लांट है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी, एज वी ऑल नो दैट इज होमोजाइगस और दैट इज हेट्रोजाइगस, ठीक है? दैट इज हेट्रोजाइगस। बट जो ड्वार्फ प्लांट है वो हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव ही होगा। वो कैसा होगा? होमोजाइगस रेसेसिव ही होगा। तो हमें जीनोटाइप को जो डिटरमाइन करना है टॉल प्लांट को, तो हमें टेस्ट क्रॉस करना होगा किसके साथ? ड्वार्फ प्लांट के साथ। तो हमारे पास दो आउटकम आएगी। पहला केस में क्या होगा? इफ द अननोन टॉल प्लांट इज होमोजाइगस इट विल प्रोड्यूस ऑल टॉल प्लांट, कि वो सारे टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, अगर जो अननोन टॉल प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है तो उस केस में वो टॉल एंड ड्वार्फ दोनों प्रोड्यूस करेगा, जिसका
किसका रेशियो होगा 1:1। ये पूछ लिया जा सकता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बताना है? हाफ लाइफ पीरियड बताना है किसका? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, या फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन के, या फिर वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो बात करें किसकी? हाफ लाइफ पीरियड की। ठीक है, किसके लिए पूछा है? हाफ लाइफ पीरियड फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो बात करें अगर हाफ लाइफ पीरियड की, तो एज वी ऑल नो दैट इज, वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। हमें किसके लिए निकालना है? फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 3। तो ये हो जाएगा t हाफ 3 - 1, तो ये आ जाएगा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका दैट इज 2। ये क्या हो जाएगा? दैट इज 2। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रही है? कि हाफ लाइफ ऑफ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या शो कर रही है इक्वेशन? दिस इक्वेशन शो दैट हाफ लाइफ ऑफ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ third order reaction is inversely proportional to the square of, is inversely proportional to the square of initial concentration. Is that clear? Let's see. तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, दैट इज, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ये जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रही है? ये जो इक्वेशन है ये शो कर रही है कि जो हाफ लाइफ है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद वाटर, कि इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ये आपको पता है या नहीं पता तो ध्यान रखना कि जो एल्केलाई मेटल्स होते हैं, जो एल्केलाई मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑल एल्केलाई मेटल रिएक्ट विद वाटर और ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड और रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो लेट्स सी ऑप्शन, इनमें से देख लो कौन सा एल्केलाई मेटल है। तो सबको पता होगा जो सोडियम है Na है वो क्या है? एल्केलाई मेटल है। जो सोडियम है, सोडियम बिलोंग टू एल्केलाई मेटल, सोडियम बिलोंग टू एल्केलाई मेटल। जो सोडियम है वो कहां किससे बिलोंग करता है? सोडियम बिलोंग करता है एल्केलाई मेटल से। जब एल्केलाई मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ। कि एल्केलाई मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, तो वो क्या फॉर्म करेगा? लेट्स सी 2Na प्लस 2H2O। कि जब सोडियम जो है Na ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये फॉर्म करता है 2NaOH प्लस H2। ठीक है, ये क्या गैस रिलीज करेगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म किया इसने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है हाइड्रोक्साइड और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर? क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। और जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaO है, जब ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये फॉर्म करता है Na2CO3। और ये Na2CO3 क्या होता है? दैट इज सोडियम कार्बोनेट प्लस H2। क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है सोडियम कार्बोनेट। और इसी रिएक्शन से बचने के लिए जो सोडियम है उसे कहां रखा जाता है? उसे रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए सोडियम को कहां स्टोर किया जाता है? केरोसिन
ऑयल में इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस रिएक्शन, तो इसे केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय, इनमें से ऐसा कौन सा एलॉय है जो प्रॉपर्ली मैच नहीं है विद रिगार्ड टू इट्स कॉम्पोजिशन। तो पहला है ब्रास, ये क्या है, दैट इज एन, ये एलॉय है, ये इनका कॉम्पोजिशन है। तो एज वी ऑल नो कि जो ब्रास है उसका कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, दैट इज कॉपर एंड जिंक, तो ये तो सही है। गन मेटल का दैट इज कॉपर, टिन और जिंक, ये भी सही है। नाइक्रोम का निकेल, आयरन, क्रोमियम, ये भी सही है। जो सोल्डरिंग है, सोल्डर है, ठीक है, दैट इज सोल्डरिंग आयरन। तो जो सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन, वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है लेड एंड टिन। क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है लेड एंड टिन। टिन दैट इज Sn और लेड Pb, और यही करेक्टली मैच नहीं है अपने कॉम्पोजिशन से, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो पहला है, इन एक्वस सॉल्यूशन सोडियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन लिथियम, कि एक्वस सॉल्यूशन में जो सोडियम है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम से। और ये सबको पता होगा कि जो लिथियम है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है किससे, सोडियम से। कि इन एक्वस सॉल्यूशन जो लिथियम है दैट इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, जो लिथियम है दैट इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही ऑप्शन पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, यही स्टेटमेंट गलत है, तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर पूछ ले सोडियम के बारे में, तो सोडियम जो है दैट इज अ लीस्ट, ठीक है, दैट इज अ लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, की जो सोडियम है दैट इज अ लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर। पूछी थी कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। बाकी भी देख लेते हैं। बेरियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कैल्शियम, कि जो बेरियम होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कैल्शियम से, ये बात सही है। क्लोरीन एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट है आयोडीन से, ये भी सही है। जो मेटेलिक करेक्टर है बिस्मुथ का वो ज्यादा होता है एंटीमनी से। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसी है, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है, हुक वाज फर्स्ट, कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक पहले थे जिन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल की डिस्कवरी तो की थी 1665 में, बट उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल की नहीं की थी। लिविंग सेल की थी अंटन वेन ल्यूवेन हुक ने, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। ब्राउन, सिचलेडिन एंड सचवॉन, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, एज वी ऑल नो कि जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, ठीक है। और सिचलेडिन और सचवॉन ने, सिचलेडिन एंड सचवॉन ने, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। इनके अकॉर्डिंग जो सेल था दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से मिलके बने हैं, ये इन्होंने सेल थ्योरी में कहा था। और सेल थ्योरी किसने दी थी, वो दी थी सिचलेडिन और सचवॉन ने। तो क्वेश्चन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें ये है कि ब्राउन, सिचलेडिन, सचवॉन इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया और वर फर्स्ट, ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। तो सिचलेडिन और सचवॉन तो थे बट रॉबर्ट ब्राउन नहीं थे। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, रिमैक वाज द फर्स्ट टू प्रपोज द टेनेट दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम अदर सेल, कि जो रिमैक है वो उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था टेनेट दैट कि जो सारी सेल्स अराइज होती हैं वो अदर सेल से अराइज होती हैं। तो ऐसा तो रिमैक ने नहीं कहा था, ये तो हो गया इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन है, ल्यूवेन हुक वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड वाटर, और यही स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द बोथ पेरेंट इज AB, अगर दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है, दोनों पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो AB है, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप उनके बच्चों का क्या होगा। तो जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा उनके बच्चों का A,
ठीक है, बी और ए बी, ये उनके बच्चों का पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा। तो लेट्स सी, पहला है ए बी ओ, ये नहीं होगा ए बी, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, इसे देखेंगे एक बार। ब्लड एज वी ऑल नो दैट इज अ बॉडी फ्लूइड। एबीओ ब्लड ग्रुप किसने दिया था? ये दिया था कार्ल लेंडस्टीनर ने, ठीक है। पेरेंट ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है। ब्लड ग्रुप प्रोटीन इज प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट होता है? इन द आई जीन। तो जीनोटाइप जो होगा पेरेंट का दैट इज आई ए आई बी, तो दैट इज अ गैमेट आई ए और आई बी। तो इस केस में आई ए आई बी, तो इस केस में वही होगा ए बी और ए बी। तो ये आप देखा होगा, हम पुनेट स्क्वायर में करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा? ए बी और ए बी। तो जो ब्लड ग्रुप है वो क्या शो कर रहा है? वो को डोमिनेंस इंटरेक्शन शो कर रहा है। तो ए एंड बी आर को डोमिनेंट ओवर द ओ ब्लड ग्रुप की, जो ए एंड बी है वो को डोमिनेंट होंगे किसके ओवर द ओ ब्लड ग्रुप। तो आइए दैट इज ए ब्लड ग्रुप has here A allele is present on the I gene, सिर्फ इसमें A allele present होगा, एली IA IB, ये इसमें क्या होगा? ठीक है, देखो जैसे ये होता है IA इस केस में आएगा दैट इज A, ठीक है। IA और IB इस केस में आएगा AB और IB इस केस में आएगा B, ठीक है, दैट इज B। तो जो बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा वो होगा A B एंड AB। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, कि जो नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन है वो किसके अंदर पॉसिबल है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जो नया न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होता है वो होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। किसमें होता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। आपने पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन है वो पॉसिबल होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसे होगी? दैट इज बेंजीन प्लस CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो दैट इज CH3, ठीक है। क्या पूछा इन्होंने? न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, दैट इज CH3 और ये क्या होगा? प्लस HCl। तो ये होगी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो क्लेमेंशन रिडक्शन नहीं है, वुड्स रिएक्शन हम बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये भी नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ओजोन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, कि जो ओजोन है ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से बनी है? तो जो ओजोन है इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज O3, ठीक है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? O3, ठीक है, दैट इज ट्रिपल ऑक्सीजन। ओजोन को हम और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रिपल ऑक्सीजन। जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है O3, एग्जैक्टली केमिकल फॉर्मूला जो होता है दैट इज O3। तो ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कैसा है ये? ओजोन जो है ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जो ओजोन है दैट इज अ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और एज वी ऑल नो ओजोन दैट इज एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ओजोन है दैट इज एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है? ये O3 को ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन गैस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, O2 प्लस ये फॉर्म करता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो पूछा था कि ओजोन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज 3। तो पहला है 4 इनकरेक्ट, दूसरा ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कैनिजारो रिएक्शन दैट इज कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा? इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय द कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय द कंपाउंड, वो कंपाउंड देते हैं जिनके पास इज गिवन बाय द कंपाउंड who does not have alpha
हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। इज दैट क्लियर? कैनिज़ारो रिएक्शन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है इज गिवन बाय द कंपाउंड व्हिच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो जो पहला है C6H5CHO, तो जो C6H5CHO दैट इज अ बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। C6H5CO इसके पास जो है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है C6H5CH2CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन, सॉरी ये सारे कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो इनके पास नहीं है तो ये देंगे, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। ये क्या कंटेन कर रहा है? कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, क्या कंटेन कर रहा है? ये कंटेन कर रहा है अल्फा हाइड्रोजन एटम, कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। ये क्या कंटेन कर रहा है? अल्फा हाइड्रोजन, इट डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। सिंपल है, जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करेंगे वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देंगे, जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते हैं वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद NaHCO3, जो NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है? तो जो आपने देखा होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, जो आपका सी ऑप्शन है, दैट इज ऑर्थो, ठीक है, NO2 कौन सी पोजीशन पे है? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, तो ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल डज नॉट रिएक्ट विद NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों रिएक्ट नहीं करेगा? क्योंकि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ये एक वीक एसिड है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल कैसा है? ये एक वीक एसिड है, जिस वजह से ये CO2 नहीं देगा और ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा यही क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद Na2Cr2O7 H2SO4, कि इनमें से कौन सा एल्कोहल ऐसा है जो Na2Cr2O7 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, साथ ही साथ H2SO4? तो पहली जो रिएक्शन है दैट इज CH3 और OH, जब इसे रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा वही क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, किसके लिए? फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, वो ग्रुप आइडेंटिफाई करना है जो कैसा है? डीएक्टिवेटेड है बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। जो कैसा है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है बट जो डीएक्टिवेटिंग है। जो कैसा है? डीएक्टिवेटिंग है। तो जो हेलोजेंस होते हैं, जो क्या होते हैं? हेलोजेंस होते हैं, एज वी ऑल नो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, तो जो भी हेलोजेंस होते हैं वो कैसे हैं? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। वो कैसे हैं? आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो कैसे हैं? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे आर डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग। किसके वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बेंजीन रिंग को क्या कर देंगे? डीएक्टिवेट कर देंगे। दे डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, ठीक है। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आप कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो हेलोजेंस है वो कैसे हैं? दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट ये कैसे होते हैं? बट ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों? किस वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ये कैसे होते हैं? ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। किसके वजह से? रेजोनेंस के वजह से। तो पहला जो लास्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन
प्रेशर। जैसे ही हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इन प्रेशर के। तो वैसे ही प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज इन प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गिवन गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर। जो इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंक्रीज इन प्रेशर अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो साइटोप्लाज्म है वो किसके थ्रू सेपरेट होते हैं, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड जो साइटोप्लाज्म है वो सेपरेट होते हैं टू लेयर्ड मेम्ब्रेन के थ्रू, वो सेपरेट होते हैं बाय टू लेयर मेम्ब्रेन। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन है सिंगल लेयर्ड, इनकरेक्ट, टू लेयर मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो सराउंडिंग एवरी न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। एज वी ऑल नो कि हर एक न्यूक्लियस के पास क्या होती है, न्यूक्लियस कैसा, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, जिसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जो न्यूक्लियस है दैट इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल देते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करती है न्यूक्लियोप्लाज्म को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लिपिड बाइलेयर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इट आल्सो हैज मेनी स्मॉल होल, एज वी ऑल नो कि क्या होता है, ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में क्या होता है, स्मॉल पोर्स होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जो मटेरियल्स को अलाउ करता है अंदर और बाहर जाने में आउट ऑफ द न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? तो ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये जो सेपरेट होते हैं बाय टू लेयर्ड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज, कि जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। किसे कहते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है, ये होती है कवरिंग मेम्ब्रेन, कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो जो वैक्यूल है ये कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। जो टोनोप्लास्ट या फिर वैक्यूलर मेम्ब्रेन रेफर टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो सराउंडिंग द लार्ज वैक्यूल ऑफ अ प्लांट सेल। जो किसके तरफ सराउंडिंग होती है, जो प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। टोनोप्लास्ट सेपरेट द वैक्यूलर कंटेंट को ये सेपरेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और ये इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, द सेल ऑर्गेनल विच इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसा सेल ऑर्गेनल विच इज, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो है पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, द सेल ऑर्गेनल विच इज रिच हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को हम और क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस नहीं कहते, क्योंकि न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ये क्या है, ब्रेन है सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो इनकरेक्ट। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये भी इनकरेक्ट। गोल्जी बॉडी भी नहीं है, लाइसोसोम दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये लाइटिक एंजाइम और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम कंटेन, लाइटिक एंजाइम, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिक एंजाइम कंटेन करता है, जो किस लिए यूज होते हैं, डाइजेशन और एक्सेसिव ऑर्गेनल को रिमूवल के लिए। एनगल्फिंग द वायरस और बैक्टीरिया को ये खा जाते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम वर्क बेटर अंडर एसिडिक कंडीशन में ये अच्छे से काम कर पाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, कि इनमें से कौन सा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। तो बात कर रहे थे हम किसकी,
सेल थ्योरी की अभी हमने डिस्कस भी किया था। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी सिचलेडिन एंड सचवॉन ने। सिचलेडिन एंड सचवॉन ने दी थी सेल थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। तो जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वो कौन करती है? वो करती है सेल। ठीक है, बात करें फंक्शनल यूनिट क्यों कहा? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? वो भी सेल। जितने फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं वो भी कौन कर रहा है? सेल। दैट्स व्हाई सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब किससे मिलके बने हैं? मेड अप ऑफ सेल। ये सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। ये भी बात सही है। ये किसने कहा था? ये सिचलेडिन एंड सचवॉन ने कहा था। उसके बाद आए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने कहा था कि जो सेल अराइज होती हैं वो होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कि जो सेल अराइज होती है वो किससे होती है? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। अगर पूछने मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी तो वो आ जाएगा इन तीनों का नाम, सिचलेडिन, सचवॉन और रुडोल्फ विर्चो। बात करें अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, तो दैट इज वायरसेस। वायरसेस जो तीसरा ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों है ये देख लेते हैं। सेल थ्योरी दी थी सिचलेडिन और सचवॉन ने 1838 और 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। एक्सेप्शन तो जा सेल थ्योरी का दैट इज वायरस। वायरस क्या है? वायरस एक नॉन लिविंग क्रिस्टलाइन एंटाइटीज है। वायरस क्या है? दैट इज नॉन लिविंग, जिसे रेप्लिकेट करने, विच रेप्लिकेट इन अदर लिविंग सेल। जो रेप्लिकेट कहां करता है? अदर लिविंग सेल। और दे डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर। इसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। दे डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर। तो दैट्स व्हाई एक्सेप्शन कौन है? दैट इज वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वाज प्रेजेंटेड बाय। तो जो कॉन्सेप्ट था जेनेटिक ड्रिफ्ट का वो दिया था सिविल राइट में। लेट्स सी, तो जो पहला ही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो देख लेते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। तो जो कॉन्सेप्ट था जेनेटिक ड्रिफ्ट का वो दिया था सिविल राइट ने दिया था, 1929 में दिया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली क्या है? दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये क्या होता है? जब रैंडम फ्लक्चुएशन आ जाती है इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ड्यू टू चांसेस इवेंट की वजह से, तो ये जो अफेक्ट करता है ये जनरली देखा जाता है स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन 26 है द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है कि नथिंग इन बायोलॉजी, एक स्टेटमेंट है नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय। तो ये किसने दी थी? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दी थी? नहीं। एल्डोस हक्सले ने दी थी? नहीं। ये दी थी टी डॉब्स ज़ेंकी ने। तो जो तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है को डिस्कवर ऑफ डार्विनिज्म वाज मेल्थस, वॉलेस, वेलेस। तो वो जो आपका वेलेस, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। कि को डिस्कवर ऑफ डार्विनिज्म किसने किया था? वेलेस ने किया था। एल्फ्रेड रूजल फॉर अ वेलेस वाज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट। ये कौन थे? एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे, एक्सप्लोरर थे, जियोग्राफर थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, इलस्ट्रेटर थे। ही वाज अ साइंटिस्ट कंटेम्परेरी ऑफ डार्विन एंड को डेवलपमेंट द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन विद हिम। किसके साथ? डार्विन के साथ। वेन वेलेस ने ओवर 20 बुक्स लिखी थी और पब्लिश किए थे, उस मोर देन 700 आर्टिकल्स उन्होंने पब्लिश किए थे। 700 आर्टिकल से ज्यादा उन्होंने पब्लिश किए थे लेटर ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। और वो मर गए थे 1930 में एट द एज ऑफ 90। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट को डिस्कवर ऑफ डार्विनिज्म, कि डार्विनिज्म को किसने, क्योंकि डार्विनिज्म के सह खोजकर्ता कौन थे? वो थे वेलेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है डायनासोर डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ अबाउट। की जो डायनासोर थे वो पृथ्वी से कब गायब हो गए थे? तो वो हो गए थे 65 मिलियन ईयर एगो। 65 मिलियन ईयर एगो। तो पहला है 100 मिलियन ईयर एगो, इनकरेक्ट। 200 मिलियन ईयर एगो, इनकरेक्ट। 10 मिलियन ईयर इनकरेक्ट। 65 मिलियन ईयर एगो इज द करेक्ट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, कि इनमें से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो एज वी ऑल नो, बात करें, अगर हम बात करें किसकी, सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन is divided into two parts। सेलुलर रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इज दैट क्लियर कि सेलुलर रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। जो ग्लाइकोलाइसिस है ये होता है सेल साइटोप्लाज्म में, अकर इन द सेल साइटोप्लाज्म बट इन द एब्सेंस ऑफ O2, अकर इन द सेल साइटोप्लाज्म in the absence of O2, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब बात करें किसकी, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की। तो जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम और कहते हैं दैट इज नोन एज TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं, और ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये होता है अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपका थर्ड आंसर होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, द सेल सिक्रीटिंग हिस्टेमाइन, वो कौन सी सेल है जो हिस्टेमाइन को सिक्रीट करती है, तो वो है दैट इज मास्ट सेल। जो मास्ट सेल है वो सिक्रीट करती है, सिक्रीटिंग हिस्टेमाइन, ठीक है। जो मास्ट सेल है वो क्या सिक्रीट करती है, सिक्रीट करती है हिस्टेमाइन, और हिस्टेमाइन इज जनरेटेड इन WBC। जो हिस्टेमाइन है वो कहाँ जनरेट होता है, हिस्टेमाइन इज जनरेटेड इन WBC दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, और जिसे व्हाइट ब्लड सेल इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स को और हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स। तो पहला ऑप्शन है एडिपोसाइट्स, इनकरेक्ट, मास्ट सेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय, कि जो यूरिक एसिड है वो किसके द्वारा एक्सक्रीट होता है। तो एज वी ऑल नो, इन एनिमल मेनली 3 नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। एनिमल्स के अंदर कितने, एनिमल्स के अंदर मेनली 3 नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं। एक ऐसे एनिमल जो यूरिया सिक्रीट करते हैं, ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। कि ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटैलिक, ठीक है। ऐसे एनिमल जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक। ऐसे एनिमल जो यूरिया सिक्रीट करते हैं, जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। जो ऐसे एनिमल जो यूरिया सिक्रीट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ऐसे एनिमल जो यूरिया सिक्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरियोटैलिक। क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक, ठीक है। तो यूरिक एसिड जो सिक्रीट करते हैं उन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिक। ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं यूरिकोटैलिक, जैसे एग्जाम्पल स्नेक, मोथ, बर्ड्स, एग्जाम्पल स्नेक, मोथ, बर्ड। और क्वेश्चन में पूछा है कि यूरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय, तो लेट्स सी, तो पिजन क्या है, पिजन बर्ड है, तो यही क्या होगा, यही क्या सिक्रीट करेगा, यूरिक एसिड। एज वी नो, एक और आता है आपका दैट इज अमीनो एसिड, तो उसे हम कहते हैं अमीनोटैलिक। कि ऐसे एनिमल जो अमीनो एसिड सिक्रीट करते हैं उसे हम कहते हैं अमीनोटैलिक। क्या कहते हैं, अमीनोटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, द टर्म इकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो टर्म इकोलॉजी किसने दी थी, वो दी थी अर्नेस्ट हैक्कल ने। किसने दी थी, अर्नेस्ट हैक्कल ने। और इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की। इकोलॉजी क्या है, ब्रांच है किसकी,
बायोलॉजी की, जिसमें हम इंटरेक्शंस पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में। किस किस के बीच में? ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के बीच में क्या पढ़ते हैं? इंटरेक्शन। क्या पढ़ते हैं? इंटरेक्शन। ठीक है, तो दैट इज इकोलॉजी। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, द केमिकल, ऐसा केमिकल दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रैक्शन ऑफ ओजोन लेयर, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन किस में है? ओजोन लेयर के डिस्ट्रैक्शन में है अबव द अर्थ सरफेस। तो वो है आपका CFC, मत भूलना, दैट इज क्लोरो फ्लोरो कार्बन। वो क्या है? दैट इज CFC। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकरेक्ट। मरकरी इनकरेक्ट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द करेक्ट आंसर। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, अ हाई डेंसिटी और प्रोटेक्टेड एनिमल, कि एक हाई डेंसिटी, एक राष्ट्रीय उद्यान में एक उच्च घनत्व डेंसिटी वाले या फिर प्रोटेक्टेड एनिमल इन अ नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन, वो किसका परिणाम होता है? वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का। किसका होता है? इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का। किसका होता है? वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का। अब ये इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या होता है? कॉम्पिटिशन विद इन सेम स्पीसीज ऑफ एनिमल। किस किस के बीच में? कॉम्पिटिशन विद इन same species of animal. Is that clear? That is intraspecific competition, competitions within the same species of animal. It means कि अगर number of organism बढ़ेंगे, if number of organisms get increases, तो जो competition होगा food के लिए, shelter के लिए, other resources के लिए, वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। कि अगर number of ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं, अगर, ये तो ऑब्वियस है कि अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं तो जो कंपटीशन होगा फूड के लिए, शेल्टर के लिए या फिर अदर रिसोर्सेस के लिए, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी इंक्रीज होगा। तो जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, द पॉइजनस सिम्टम्स ऑफ DDT इज, कि DDT के पॉइजनस सिम्टम्स क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन के पॉइजनस सिम्टम्स क्या है? तो पहला है नेक्रोसिस ऑफ लीवर, ये तो है, एल्बिनिज्म ये भी है, हीमोलाइसिस भी है। तो सारे क्या है? दैट इज द सिम्टम, पॉइजनस सिम्टम्स ऑफ DDT। ये चाहिए तीनों क्या है? ये ध्यान रखना, ये पॉइजनस सिम्टम्स है किसके? DDT के। क्या होता है DDT? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट क्या है? तो सेल, सेल क्या है? दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये भी इनकरेक्ट। जीन, जीन क्या है? दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। और टिश्यू क्या होता है? दैट इज ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है? दैट इज ग्रुप ऑफ सेल। एज वी ऑल नो कि सबसे पहले सेल, उसके बाद क्या होता है? टिश्यू, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म। एज वी ऑल नो तो टिश्यू क्या होता है? दैट इज ग्रुप ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स? इनमें से कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है? तो बायोमास क्या होता है? एक एनर्जी सोर्स है जो हमें एनिमल वेस्ट और प्लांट मटेरियल से मिलती है। तो हमें वुड किससे मिलता है? प्लांट से। न्यूक्लियर रिएक्टर, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर कि न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट अ डिफरेंट मास नंबर, की ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में। ठीक है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये था डिटेल डिस्कशन इन क्वेश्चंस का। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपका कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।